हेलो एवरीवन। तो इंडिया शेल्टर फाइनेंस के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं एंड साथ में कुछ ये टेंशन भी लेकर के आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए। सो देखते हैं नंबर्स कैसे हैं एंड यहाँ से आगे का कैसा पिक्चर लग रहा है इस कंपनी का। तो ये कंपनी का 9 मंथ का स्नैपशॉट इन्होंने दिया है। अब इसमें सबसे पहले चीज़ जो हमको ऑब्जर्व करनी है कि ये ग्रॉस मैनेज एसेट, मतलब इनके पहले के रिजल्ट्स आप देखोगे ना, Q2 है या Q1 है या फिर FY25 FY24, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है आपको किसी भी पीपीटी में ये वाला मैट्रिक नहीं दिखेगा। मतलब इसके बारे में मैनेजमेंट ना मेंशन करती थी ना बात करती थी। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ग्रोथ का नंबर इन्होंने दिया है 31% का, वो इसका दिया है ग्रॉस मैनेज एसेट। जनरली कंपनी क्या करती है, मतलब हर एक पीपीटी के अंदर एयूएम के नंबर को मेंशन करती है कि ये 34% से ग्रो हुआ या 35% से ग्रो हुआ। इस क्वार्टर में एयूएम का नंबर तो दिखाया है बट ग्रोथ क्या है वो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, कहीं पे भी नहीं किया। इवन वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जो चीजें हैं वो इन्होंने इसी का बताया, ग्रॉस मैनेज एसेट। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक वही है ना कि डेटा रिप्रेजेंटेशन जब आपका चेंज होता है और कुछ बाकी नंबर्स भी आपके इतने ठीक नहीं होते हैं, तो वहां पे हमको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है कि बिजनेस में ओवरऑल चल क्या रहा है। अब आप देखोगे इनका ये जो ग्रॉस मैनेज एसेट है इसमें मैनेजमेंट बोल रहा है 31% की ग्रोथ है, बट जो एयूएम को अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के Q3 से, यानी कि वाई इसमें लगभग 29% का ग्रोथ हमको दिखता है। अब डिफरेंस सिर्फ 2% का है। पहले तो ये ग्रॉस मैनेज एसेट है क्या? ग्रॉस मैनेज एसेट मतलब जो आपके ऑफ बैलेंस शीट आइटम होती है ना, जैसे को लेंडिंग आप करते हो, या फिर लोन आपने ओरिजिनेट किया लेकिन आपने बैंक को सेल कर दिया, सिक्योरिटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं या डायरेक्ट असाइनमेंट हम बोलते हैं, वो सारी चीजें भी आप उसमें ऐड करते हो, तो वो होता है आपका ग्रॉस एसेट। उसमें ग्रोथ आई है आपकी 31%। एयूएम का मतलब जो आपके बैलेंस शीट पे है, यानी कि लोन ओरिजिनेट भी आपने किया, उसका रिस्क जो है वो भी आप मैनेज कर रहे हो, लोन की सर्विस भी आप देख रहे हो, पूरा का पूरा रिस्क आपके बैलेंस शीट पे। तो उसमें अगर आप ग्रोथ देखोगे, यानी कि एयूएम वाला पार्ट, इसमें 29% की ग्रोथ है। अब डिफरेंस अगर हम देखें तो सिर्फ 2% का है, पर पॉइंट क्या है, 31% का ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि जो आपने गाइडेंस दिया है 30 से 35% का, वो एक तरीके से दिखाता है कि गाइडेंस आपने अचीव किया है। लेकिन 29% का मतलब क्या हो गया कि गाइडेंस को थोड़ा सा आपने अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि गाइडेंस है मार्केट को 30 से 35%, बट एयूएम ग्रोथ कितना है 29%। लेकिन वो चीज मतलब इन्होंने मेंशन करी नहीं है पूरे पीपीटी के अंदर, तो वो देख करके थोड़ा सा आप बोलो खराब लगता है। फिर इनके कोर ऑपरेशन मैट्रिक्स देखते हैं, और जैसे डिसबर्समेंट का नंबर आप देखोगे तो इसमें 11% की ग्रोथ है वाई वाई। मतलब ये भी आप बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का भी देखोगे, जैसे होम फर्स्ट है या एप्टस है, उनका भी डिसबर्समेंट का नंबर स्लो है, इतना कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं है, पूरी इंडस्ट्री का ऐसा है। इनका तो फिर भी Q1Q अच्छी ग्रोथ है 5% की। होम फर्स्ट का हमने देखा था तो आई थिंक नेगेटिव ग्रोथ था डिसबर्समेंट के अंदर। देन यहाँ पे वही हम बात कर रहे थे कि ग्रॉस मैनेज एसेट का कंपनी ने वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इसी का नंबर दिया है। यहाँ पे ये 7% ग्रोथ दिख रही है Q1Q, बट अगर आप इनका एक्चुअल एयूएम देखोगे उसमें 6% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। फिर एसेट क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब तो यहीं पे लग रहा है कंपनी का। सो ग्रॉस एनपीए अगर हम देखें इनका, तो 1.2 से 1.5% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। और 30 प्लस डीपीडी, यानी ऐसे कस्टमर जिनको एक महीने से ज्यादा हो गया है बट ईएमआई अभी तक उन्होंने पे नहीं करी है, तो ये वाला नंबर भी 4.7 से 5%, यानी 30 बेसिस पॉइंट इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए कंपनी का मतलब लास्ट ईयर भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन इतना बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिला था। मतलब पहले इनका ग्रॉस एनपीए होता था 1%, फिर वो बढ़ करके 1.1 हुआ, फिर 1.2 हुआ। अब आप देखोगे 1.2 को ना पिछले कुछ क्वार्टर से इन्होंने कंट्रोल करके रखा था, सडनली इस क्वार्टर में हमको दिख गया 1.2 से 1.5, 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज। और 30 प्लस डीपीडी तो खैर कंपनी का ये Q1 से बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखो दूसरी तरफ, पहले होता था ये 99-100%, अब ये 98% पे आ गया। इसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिख रहा है, यानी कि जितनी ईएमआई ड्यू है उससे मैं कम रिकवर कर पा रहा हूं, और मेरा एनपीए बकेट भी बढ़ रहा है, 30 प्लस डीपीडी भी बढ़ रही है। फिर अच्छी चीज क्या है, कंपनी के स्प्रेड यानी कि मार्जिन, इसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ईल्ड तो इन्होंने वैसे मेंटेन करके रखा है 14.9%, इसका मतलब कंपटीशन इंटेंसिटी इनके लिए इतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल। और उसके साथ में कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इनको एडवांटेज मिल रहा है, जो पहले 8.8% था अब 8.3% है। तो स्प्रेड जो है मेरा, यानी कि एक लोन के ऊपर मैं कितना मार्जिन बनाता हूं, उसमें मेरे को ग्रोथ देखने को मिली है 6.1% से 6.6%। फिर इनका ये ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या स्कोप है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, काफी अच्छा स्कोप है, क्योंकि अभी भी इनके लगभग 120-130 ऐसे ब्रांचेस हैं जो लेस देन 3 ईयर बकेट के अंदर है। तो जैसे जैसे ये ब्रांचेस मेच्योर होंगे ना 1 से 3 ईयर में या मोर देन 3 ईयर में, तो आप देखोगे पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी मोर देन डबल होती जाएगी। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप कंपनी के लिए अच्छा है। बाकी इनका पीएनएल वगैरह अगर हम देखें इस क्वार्टर का, सो टोटल इनकम में
30% की ग्रोथ है। अब ओपेक्स आप देखोगे यहाँ पे तो 31% दिख रहा है, और इसकी वजह से जो पीपीओपी है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें 30% की ग्रोथ है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को नहीं मिला है। बट ये जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस है ना, इसमें वो जो न्यू लेबर कोड आपका आया है वो एक्सपेंस इंक्लूड है। तो यहां जैसे आप देखोगे, इसको अगर हम हटा दें, जो वन ऑफ कॉस्ट है कंपनी का इस क्वार्टर में, उसको एक्सक्लूड करके देखें तो ऑपरेशन एक्सपेंस सिर्फ 25% से ग्रो किए हैं। यानी कि जो पीपीओपी है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, उसमें 35-40% के रेंज में ग्रोथ देखने को मिला है हमको Q3 के अंदर। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज एक्चुअली में मिला है कंपनी को, लेकिन जस्ट बिकॉज ये एडिशनल एक्सपेंस आ गया, जिसकी वजह से हमको यहां पे नहीं दिख रहा। बट पैट में वो फ्लो नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट आप देखो यहाँ 29% है, और अगर मैं वो वन ऑफ कॉस्ट हटा भी दूं तब भी आपका प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ 33% है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का 43% से बढ़ गया, ग्रॉस एनपीए बढ़ गए, आपका वो 30+ डीपीडी बढ़ गया, तो आपको प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी। Q1Q भी 33% से प्रोविजनिंग कंपनी की बढ़ गई है, तो क्रेडिट कॉस्ट क्योंकि बढ़ गया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट आपका सिर्फ 29% या फिर 33%, जो भी आप बोलो, उस तरीके की हमको ग्रोथ देखने को मिली है। तो नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे नहीं है बिल्कुल। मतलब लोन बुक ग्रोथ में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, किसी किसी क्वार्टर में आपका लेस देन 30%, मतलब जरूरी नहीं है, आपने गाइडेंस दिया है 30-35, तो हर एक क्वार्टर में आपको उतना ही करना है, एक आध क्वार्टर बीच में आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और लेंडिंग बिजनेस में तो वैसे भी ग्रोथ का कोई मतलब ऐसा इशू रहता नहीं है किसी भी लेंडर के साथ में, अगर बैलेंस शीट पे रिस्क नहीं है, क्योंकि सिंपल कॉमन सेंस है ना, अगर बुक का साइज आपका छोटा है, 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ का आपका बुक का साइज है, तो आपके पास में स्कोप है, पूरी इंडस्ट्री 10-15% पे ग्रो कर रही है, आप इतने छोटे बुक साइज के ऊपर आराम से 25-30% पे ग्रो कर सकते हो। तो ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है, बुक का साइज छोटा है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ग्रोथ आपकी कब रुक सकती है लेंडिंग बिजनेस में? जब लेंडर खुद कंफर्टेबल ना हो, ये क्या बोलते हैं, फ्रेश डिसबर्समेंट को लेकर के, कि और ज्यादा लोन में बांटूं। और वो मतलब वो अनकंफर्टेबल होता है जब उसको एग्जिस्टिंग लोन से टाइम पे रिकवरी ना आ रही हो। तो इनके साथ में ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जो हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिला है। हालांकि होम फर्स्ट के साथ में भी हमको लास्ट क्वार्टर में ये दिखा था, बट उनकी मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। आप देखो, मार्केट ने भी उनके स्टॉक को मतलब रिवॉर्ड किया था, मेनली एसेट क्वालिटी की वजह से। अदरवाइज ग्रोथ के नंबर आप देखोगे तो उनके वीक थे, मतलब जो गाइडेंस था उसको अंडर परफॉर्म किया था उन्होंने, लेकिन एसेट क्वालिटी उनकी क्योंकि इंप्रूव हुई, और उन्होंने तो बोला था 2-3 क्वार्टर लगेंगे, लेकिन हमको इसी क्वार्टर में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, तो उस वजह से मार्केट ने उसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया। इंडिया शेल्टर का लास्ट क्वार्टर तक जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, हम भी डिस्कस करते थे कि 30+ डीपीडी बढ़ रहा है, एंड उसमें इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि वो ग्रॉस एनपीए की तरफ नहीं जा रहा। और मैनेजमेंट ने खुद भी बोला था, कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो सीजनैलिटी की वजह से, जैसे आपका मॉनसून काफी लंबा चला ना इस बार, Q1 से Q2 में भी हुआ, तो कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे इनके जो कस्टमर्स हैं जो टायर 3 टायर 4 सिटी से आते हैं, तो उनकी इनकम में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम था, तो उन्होंने अपनी ईएमआई मिस करी, लेकिन वो फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो रहा था। मतलब क्या कि ईएमआई तो मिस करी, 1 महीने की ईएमआई मिस करी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कंसिस्टेंटली एनपीए की तरफ जा रहे हैं, एनपीए बकेट कंपनी का कंट्रोल में था। इस क्वार्टर में प्रॉब्लम क्या है कि 30+ डीपीडी भी बढ़ गया, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनको जो ईएमआई भी मिस कर रहे हैं, और जो पुराने वाले कस्टमर्स थे वो एनपीए बकेट की तरफ भी चले गए। तो ये चीज देख करके थोड़ा सा ज्यादा खराब लग रहा है। जैसे एसबीएफसी को आप देख लो, उनके साथ में भी ऐसे ही होता था पहले के क्वार्टर्स में, 30+ डीपीडी जरूर बढ़ता था, बट ग्रॉस एनपीए का प्रॉब्लम नहीं था, एनपीए को वो कंट्रोल में रखते थे। इस क्वार्टर में भी उनका नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, मैनेजमेंट ने कमेंट्री काफी अच्छी दी है। अब इंडिया शेल्टर का भी सारा कुछ डिपेंड करता है कॉन कॉल के ऊपर। एक तो वैसे एक चीज है, अगर मतलब रिस्क को देखते हुए, प्लस हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया है कि लेंडिंग स्पेस के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी एनबीएफसीज हैं, जिनमें आज के टाइम पे मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो बेटर हो गई है। पहले तो हमारे पास में सिर्फ 2-3 ही लैंडर्स थे ना, कुछ एमएसएमई लैंडर्स थे और दूसरे आपके हाउसिंग फाइनेंस लैंडर्स थे, जहां पे अच्छी स्कोप थी, ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, आरओई इंप्रूवमेंट, ये सब था। अब आप देखोगे तो बहुत बहुत सारे ऐसे जगह हैं, एनबीएफसी हो या फिर आपके माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज हो गए या बैंक्स हो गए, जहां पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा, प्लस एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, और आरओई भी उनका बढ़ रहा है। तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब ऑप्शंस आपके पास में है। तो उस चीज को देखते हुए इंडिया शेल्टर का, क्योंकि ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है, तो एक तो चीज मुझे मतलब यहां पे पहले कॉशियस हो जाना है कि अगर मेरा एलोकेशन इसमें ज्यादा है ऑलरेडी, तो यहां पे टाइम है कि मैं थोड़ा सा एलोकेशन अपना ट्रिम करूं, और उसके बाद डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट का कॉन कॉल किस तरीके का होता है, मतलब कमेंट्री ओवरऑल ये कैसे देते हैं। अगेन मुझे ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्रोथ बहुत आराम से आपकी वापस आ जाएगी, 25-30% से इस बिजनेस को ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगले 3 ईयर्स के लिए एटलीस्ट। बुक का साइज बहुत छोटा है और इंडस्ट्री काफी अच्छे रेट पे ग्रो कर रही है, और इनको तो अभी तक कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी भी नहीं देखने को मिली, क्योंकि यील्ड इन्होंने मेंटेन करके रखा है 14.9%,
जो आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, जो एंटर कर रहे हैं ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर, वो compete कर रहे हैं जो आपके टीयर 1 टीयर 2 सिटीज हैं उनके अंदर। इनकी तो मेन प्रेजेंस है टीयर 3 सिटी के वहां पे, और मेनली ये टारगेट भी करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को, जबकि जो बैंक्स हैं और बड़ी एनबीएफसीज हैं उनके टारगेट कस्टमर्स होते हैं सैलरीड कस्टमर्स। तो इन्होंने नीच अपना बिल्ड किया अच्छे से, इनके उस पर मतलब ज्यादा कोई रिस्क अभी दिखता नहीं है कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी का। बट ये जो डिटोरिएशन हो रहा है एसेट क्वालिटी में, जो आपकी ईएमआईज मिस हो रही है, अगर ये थोड़ा सा कंटिन्यू रहा मतलब 2-3 क्वार्टर तक, तो स्टॉक में जो हम प्रेशर देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि करंट वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर वैल्यूड है, इनके ग्रोथ और आरओई को देखते हुए। आरओई आप देखो 17% के आसपास का आरओई है, और मतलब लेवरेज भी अगर हम इनका देखें तो कंफर्टेबल लेवल पे है, मतलब आने वाले कुछ टाइम तक इनको इक्विटी रेज करने की भी जरूरत नहीं है। तो सारा का सारा डिपेंड करता है कंपनी के कॉन कॉल के ऊपर कि एसेट क्वालिटी को लेकर के मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था इनके साथ में, जहां पे 1-2 क्वार्टर में इनके थोड़े से डीपीडी बढ़ गए थे, ग्रॉस एनपीए हल्का सा बढ़ गया था, बट इतना शार्प राइज तब भी हमको देखने को नहीं मिला था। तो वो चीज है, देखते हैं कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है। अभी भी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर मतलब अभी तक कॉन कॉल हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक देखें तो मतलब बेटर प्ले इंडिया शेल्टर ही लगता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। बट कॉन कॉल में अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस रहा और मतलब कुछ उन्होंने गाइडेंस वगैरह बढ़ा दिया क्रेडिट कॉस्ट का, तो फिर बिजनेस के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। तो उसका वेट करना है। कल आई थिंक 9 बजे के आसपास कॉन कॉल है, तो उसको डिस्कस करेंगे, फिर अच्छे से कंपनी का आगे का प्रॉस्पेक्ट समझ में आएगा। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।